नमस्कार दोस्तों, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट सीरीज की इस लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट सीरीज का ये 7th वीडियो है। तो इससे पहले वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को भी जरूर देखें। उन वीडियोस को देखने के बाद आपको फंडामेंटल एनालिसिस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बैंकिंग स्टॉक्स को किस प्रकार एनालाइज कर सकते हैं या बैंकिंग स्टॉक्स का फंडामेंटल एनालिसिस किस प्रकार किया जा सकता है या अच्छे बैंकिंग स्टॉक्स को कैसे पिक करें, यानी आज की वीडियो में हम बैंकिंग स्टॉक्स का फंडामेंटल एनालिसिस करना सीखेंगे। तो इसके लिए हमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियोज देखने होते हैं जो हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बैंकिंग स्टॉक्स का फंडामेंटल एनालिसिस। बैंकिंग स्टॉक्स का फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेशियो है जिनको आपको देखना होता है। उसमें सबसे पहला रेशियो आता है कासा रेशियो। कासा का मतलब होता है दोस्तों करंट अकाउंट प्लस सेविंग अकाउंट, यानी बैंक में जितने भी करंट अकाउंट होते हैं, जितने भी सेविंग अकाउंट होते हैं, उनका एक रेशियो होता है जिसको कासा रेशियो बोला जाता है। कासा रेशियो हमें ये बताता है कि किसी भी बैंक में टोटल जो उसके डिपॉजिट है उसमें करंट अकाउंट प्लस सेविंग अकाउंट का कितना परसेंटेज है, और ये रेशियो जितना ज़्यादा होता है उतना ही किसी बैंक के लिए अच्छा माना जाता है। लेकिन दोस्तों, इस रेशियो को बढ़ाना बैंक के लिए उतना चैलेंज नहीं होता, क्योंकि बैंक क्या करती है कि ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करके इस रेशियो को बढ़ा लेती है, जो कहीं ना कहीं उस बैंक के लिए कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। क्योंकि दोस्तों, जब बैंक ज़्यादा इंटरेस्ट पे करेगी तो उसके प्रॉफिट में कमी आएगी। कहीं से अगर मान लो वो डिपॉजिट लेती है और उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट पे करती है तो उसके प्रॉफिट में कमी आना बहुत ही स्वाभाविक बात है। इसलिए दोस्तों, इस रेशियो को बढ़ाना उतना चैलेंज नहीं होता है। और जो भी नई इमर्जिंग बैंक होती है वो इस प्रकार का पैटर्न फॉलो करती है, उसमें वो ज़्यादा इंटरेस्ट पे करके इस रेशियो को बढ़ा लेती है। लेकिन दोस्तों, ये एकमात्र टूल नहीं है या एकमात्र मेजरमेंट नहीं है जिसके आधार पर आप बैंकिंग स्टॉक्स को पिक कर सके। ये रेशियो जितना ज़्यादा होता है उतना अच्छा ज़रूर होता है, लेकिन वहाँ पर हमें ये भी देखना होता है कि जो भी डिपॉजिट बैंक ने सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट के रूप में लिए हैं उन पर वो ज़्यादा ब्याज तो पे नहीं कर रही। करंट अकाउंट पर तो कोई ब्याज बैंक को देना नहीं पड़ता, लेकिन सेविंग अकाउंट पर ब्याज देना पड़ता है। तो इसलिए हमें वहाँ पर यह देखना ज़रूरी होता है कि सेविंग अकाउंट में जितना भी डिपॉजिट बैंक के पास है उस पर वो ज़्यादा इंटरेस्ट पे तो नहीं कर रही। इसलिए कासा रेशियो से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटीज रेशियो। यहाँ पर दोस्तों, कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटीज का मतलब है बैंक के पास जितने भी डिपॉजिट है उस पर जितना पेमेंट बैंक को करना है इंटरेस्ट के रूप में, वो उसकी लाइबिलिटी होती है। क्योंकि दोस्तों, बैंक में जितना भी डिपॉजिट जनता का होता है वो कंपनी को वापस पे करना होता है, इसलिए कंपनी की वो लाइबिलिटी होती है। जितने भी सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट है वो सारी बैंक की लाइबिलिटी है। तो बैंक को उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और उस डिपॉजिट पर बैंक कितना इंटरेस्ट पे करती है वो होती है उसकी कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी। कहीं कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी ज़्यादा तो नहीं है, कहीं बैंक ज़्यादा सेविंग अकाउंट और बैंक अकाउंट कलेक्ट करने के चक्कर में ज़्यादा इंटरेस्ट तो पे नहीं कर रही है, वो हमें बताता है कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी। और कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी जितना कम होता है उतना ही बैंक के लिए अच्छा माना जाता है। हम जब भी बैंकिंग स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं तो हमें वहाँ पर बड़े ध्यान से ये देखना होता है कि कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी कहीं ज़्यादा तो नहीं है और बैंक ने ज़्यादा इंटरेस्ट देकर कहीं कासा रेशियो को बढ़ा तो नहीं रखा है। तो हमें ये रेशियो ये बताता है कि किसी भी बैंक ने ज़्यादा इंटरेस्ट देकर कासा को बढ़ाया तो नहीं है, या बैंक के पास जितने भी सेविंग अकाउंट है उन पर बैंक ज़्यादा इंटरेस्ट तो पे नहीं कर रही। तो कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी रेशियो जितना कम होगा उतना बैंक स्ट्रॉन्ग माना जाता है, उतना बैंक के लिए अच्छा होता है। इसके बाद दोस्तों, अगला रेशियो आता है NIM रेशियो, यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन रेशियो। अब ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन रेशियो क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई बैंक किसी कस्टमर से सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट के रूप में 100 रुपये कलेक्ट करती है और उस 100 रुपये पर वो 5 रुपये का ब्याज देती है, यानी 5% का इंटरेस्ट पे करती है, और उसी 100 रुपये में से वो बैंक
लोन के रूप में 80 रुपये दे देती है और उस 80 रुपये पर वो 10% का इंटरेस्ट लेती है। तो यहाँ पर जो सेविंग अकाउंट के रूप में कलेक्शन हुआ था उस पर बैंक 5% का इंटरेस्ट पे कर रही है, यानी 5 रुपये का इंटरेस्ट पे कर रही है, और लोन के रूप में जो दे रही है उस पर वो 10% का इंटरेस्ट कलेक्ट कर रही है। तो 80 रुपये पर 10% का इंटरेस्ट 8 रुपये बनता है और उस बैंक को देने पड़ रहे हैं 5 रुपये। यहाँ पर जो 5 रुपये और 8 रुपये के बीच में जो 3 रुपये का डिफरेंस है वो यहाँ पर होता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। यानी सेविंग अकाउंट के रूप में जितना इंटरेस्ट बैंक को देना पड़ रहा है उसके कंपैरिजन में उसी पैसे को लोन पर देने के बाद जितना इंटरेस्ट उस बैंक को मिल रहा है उन दोनों के बीच में जो अंतर होता है वही होता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन जितना ज़्यादा होता है उतना ही बैंक के लिए अच्छा माना जाता है। और बैंक हमेशा यही प्रयास करती है कि सेविंग अकाउंट में जितना भी डिपॉजिट उसके पास आया है उस पर उसे कम ब्याज देना पड़े और लोन के रूप में जितना भी वो पैसा दे रही है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट मिले, उससे उसकी प्रोबेबिलिटी भी बढ़ती है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी बढ़ता है। तो इस प्रकार दोस्तों NIM रेशियो जितना ज़्यादा होता है उतना ही बैंक स्ट्रॉन्ग माना जाता है। इस प्रकार दोस्तों हमने 3 रेशियो यहाँ पर डिस्कस कर लिए। एक रेशियो कासा रेशियो जो जितना ज़्यादा होता है उतना नॉर्मली बैंक के लिए अच्छा माना जाता है। दूसरा हमने डिस्कस किया है कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो जितना कम होता है उतना ही बैंक के लिए अच्छा माना जाता है। तीसरा रेशियो हमने डिस्कस किया है NIM, और NIM जितना ज़्यादा होता है उतना ही बैंक के लिए अच्छा माना जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला रेशियो डिस्कस करते हैं। अगला रेशियो है ROA। ROA का मतलब होता है रिटर्न ऑन एसेट्स, यानी बैंक के पास जितनी भी एसेट्स है उन एसेट्स पर जितनी भी बैंक की कमाई होती है उसको रिटर्न ऑन एसेट्स बोला जाता है। और बैंक के पास एसेट्स कौन सी होती है, तो बैंक के पास एसेट्स होती है उसके लोन, उसके क्रेडिट कार्ड्स, उसके ATMs, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी एसेट्स उसे बैंकिंग बिजनेस को ऑपरेट करने में यूज की जाती है वो सारी बैंकिंग एसेट्स होती है। उन एसेट्स पर बैंक को जितना भी प्रॉफिट होता है या रिटर्न होता है वो उसका रिटर्न ऑन एसेट्स माना जाता है। और रिटर्न ऑन एसेट्स जितना ज़्यादा होता है उतना ही बैंक के लिए अच्छा माना जाता है। इसके बाद अगला रेशियो आता है एडवांसेज ग्रोथ। एडवांसेज ग्रोथ का मतलब होता है बैंक ने जितने भी लोन दे रखे हैं उनमें कितनी ग्रोथ हुई है उसको एडवांसेज ग्रोथ बोला जाता है। जैसे मान लीजिए इस ईयर में बैंक ने 100 रुपये के लोन बांटे हैं तो अगले ईयर में 20% की ग्रोथ दिखाई और 120 रुपये के लोन बांटे तो यहाँ पर एडवांसेज ग्रोथ हो गई 20% की। यानी दोस्तों पिछले ईयर के कंपैरिजन में 20 रुपये की ज़्यादा लोन इस ईयर में बांटे हैं और टोटल लोन हो गए 120 रुपये के। यहाँ पर जो 20% का इंक्रीमेंट आया है इसे एडवांसेज ग्रोथ माना जाता है। लेकिन दोस्तों एडवांसेज ग्रोथ लाना बैंक के लिए उतना चैलेंज नहीं होता क्योंकि बैंक के पास जनता का पैसा डिपॉजिट के रूप में आता रहता है और उसको बैंक लोन पर दे सकती है। लेकिन दोस्तों अच्छा बैंक वही माना जाता है जो ये पहचानने में सक्षम होता है कि जहां हम लोन के रूप में पैसा दे रहे हैं वहां से हमें पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो एडवांस ग्रोथ लाना चैलेंज नहीं है, चैलेंज ये है कि उसे ये पहचानना पड़ेगा कि किन कस्टमर्स को हम लोन दे ताकि हमारा पैसा वापस भी आए और उस पैसे पर हमें इंटरेस्ट भी मिले। तो ये पहचानना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि कहाँ पर हमें लोन देना चाहिए और कहाँ पर हमें लोन नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर नॉर्मली यही माना जाता है कि एडवांस ग्रोथ जितनी ज़्यादा होती है उतनी बैंक के लिए अच्छी होती है। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ ये भी एक्सेप्शन है कि उस बैंक को ये भी फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन से कस्टमर्स को हमें लोन देना है और कौन से कस्टमर्स को लोन नहीं देना है। और ये पहचानने में बैंक जितना सक्षम होगा उतना ही उस बैंक के लिए अच्छा होगा और वो बैंक ज़्यादा ग्रोथ भी दिखाएगा। इसलिए दोस्तों उस बैंक के लिए ये पहचानना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि कहीं उसके लोन NPA में कन्वर्ट ना हो जाए। तो एडवांस ग्रोथ लाना बैंक के लिए चैलेंज नहीं होता, चैलेंज ये होता है कि अच्छे कस्टमर्स को पहचाने और उसके बाद ही लोन उन कस्टमर्स को इश्यू करे। अगर बैंक बेड कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड करेगी तो उसका NPA लगातार बढ़ता जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पर अगला रेशियो डिस्कस कर रहे हैं, वो हमारे पास है नेट NPA। नेट NPA का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी बेड लोन, ऐसे कस्टमर्स को लोन दे दिया है जिनसे वापस पैसा भी नहीं आ रहा और इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा। तो जिस बैंक के पास NPA सबसे कम होगा वो बैंक सबसे अच्छा माना जाएगा
और जिस बैंक का एनपीए ज़्यादा होगा वो बैंक बैड बैंक की कैटेगरी में आएगा। तो अच्छा बैंक वही माना जाता है जो अपने कस्टमर्स को पहचान सके कि कहाँ पर मुझे लोन देना है और कहाँ पर नहीं देना, किस सेक्टर में मुझे लोन देना है, किस सेक्टर में नहीं देना, किस सेक्टर को मैं लोन दूंगा तो वहाँ से मुझे पैसा भी मिलेगा और इंटरेस्ट भी मिलेगा। और एक बैंक के रूप में सक्सेसफुल बैंक वही होती है जो अपने कस्टमर्स को पहचान पाती है कि इन कस्टमर को अगर मैं लोन दूंगी तो वहाँ से मुझे वापस पैसा भी मिलेगा और साथ में इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो जिस बैंक का एनपीए ज़्यादा होता है वो हमेशा उस बैंक के लिए डेंजर साइन होता है, और जिस बैंक का एनपीए कम होता है वो बैंक हमेशा स्ट्रोंग माना जाता है, अच्छी कैटेगरी का बैंक माना जाता है। इसलिए दोस्तों हमें एनपीए रेशियो को देखना है और जिस बैंक का एनपीए सबसे कम होता है उसको हमें प्रायोरिटी देनी है। उसके बाद अगला रेशियो आता है CAR यानी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का मतलब होता है दोस्तों जितना भी बैंक डिपॉजिट कलेक्ट करती है उसका कुछ भाग वो अपने पास रखती है या आरबीआई में सिक्योरिटी के लिए जमा कराती है ताकि फ्यूचर में कभी भी डिपॉजिटर को पेमेंट करना पड़े तो उस पैसे से वो पेमेंट कर पाए। अगर वो पूरा का पूरा पैसा लोन पर दे देगी तो कभी डिपॉजिटर्स को पैसे की जरूरत पड़ेगी तो वो बैंक पैसा कहाँ से देगी। इसलिए टोटल डिपॉजिट्स का कुछ हिस्सा उसे अपने पास रखना पड़ता है और कुछ हिस्सा वो लोन के रूप में दे सकती है। यहाँ पर दोस्तों आरबीआई ने एक बेंचमार्क सेट कर रखा है कि हर बैंक के पास कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 9% से कम नहीं होना चाहिए। अगर किसी बैंक का एडिक्वेसी रेशियो 9% से कम है तो वो डेंजर साइन है और आरबीआई के रूल्स का भी वोलेशन है। इसलिए दोस्तों कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 9% से कम नहीं होना चाहिए। और एक अच्छा बैंक उसी को माना जाता है जिसका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 12% या 13% से ज़्यादा हो। और अगर किसी बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 9% से कम है तो ये उस बैंक के लिए डेंजर साइन है और उस बैंक से हमें दूर रहना है। इसलिए दोस्तों कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी जितना ज़्यादा होता है उतना बैंक के लिए अच्छा होता है। लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा भी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो नहीं होना चाहिए क्योंकि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना वो बैंक लोन के रूप में पैसा नहीं दे पाएगा। लेकिन एक सीमा के बाद अगर ज़्यादा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है तो कहीं ना कहीं उस बैंक के पास इतना स्कोप नहीं है कि वो अपने कस्टमर्स को लोन दे सके। इसलिए ये एक सीमा तक ही अच्छा माना जाता है और 9% से कम है तो ये बहुत ही बड़ा डेंजर साइन है। इसके बाद अगला रेशियो आता है कॉस्ट ऑफ इनकम। कॉस्ट ऑफ इनकम का मतलब होता है दोस्तों बैंक जितनी भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी करती है उस पर जो उसकी लागत लगती है या उस पर उसको जो खर्चे करने पड़ते हैं उसको कॉस्ट ऑफ इनकम बोला जाता है। बैंकिंग बिजनेस में काफ़ी प्रकार के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं जिनको कंपनी को चुकाना पड़ता है। उन एक्सपेंसेस को चुकाने में बैंक की जितनी भी कॉस्ट लगती है उसको कॉस्ट ऑफ इनकम बोला जाता है और ये कॉस्ट ऑफ इनकम जितनी कम होती है उतनी बैंक के लिए अच्छी मानी जाती है। तो ये रेशियो आपको देखना है और इस रेशियो को भी आपको कंपेयर करना है अलग बैंकों के साथ। अगर ये रेशियो अदर बैंकों के कंपैरिजन में कम है तो वो बैंकिंग स्टॉक हमारे लिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होगा। इस प्रकार हमें कॉस्ट ऑफ इनकम रेशियो को भी जरूर देखना है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले रेशियो की जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो रेशियो है दोस्तों प्रॉफिट ग्रोथ रेशियो। यानी दोस्तों बैंक के प्रॉफिट में लगातार ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही वो हमें पता चलता है प्रॉफिट ग्रोथ रेशियो से। अगर किसी बैंक के प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं हो रही है इसका मतलब उस बैंक में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। अगर उसके प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही है तो ये उस बैंक के लिए अच्छा साइन है। अगर उस बैंक के प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं हो रही है तो वो उस बैंक के लिए अच्छा साइन बिल्कुल भी नहीं है। और प्रॉफिट ग्रोथ रेशियो जितना ज़्यादा होता है उतना ही बैंक के लिए अच्छा माना जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों आपको बैंकिंग स्टॉक को एनालाइज करने के लिए या बैंकिंग स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए इन रेशियोज को जरूर देखना है। अगर आप इन रेशियोज को देखेंगे तो आप अच्छे बैंकिंग स्टॉक्स को पिक कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों आपको इन रेशियोज को भी बड़े ध्यान से देखना है और मैंने जो बातें इस वीडियो में बताई हैं उनको भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार दोस्तों ये तो हो गई रेशियोज की बात। अच्छे बैंकिंग स्टॉक पिक करने के लिए केवल आपको इन रेशियोज को ही नहीं देखना है। अगले वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर पर भी बात करेंगे जिनको भी आपको जरूर देखना है
उनको देखने के बाद ही आप बैंकिंग स्टॉक को अच्छी तरह से एनालाइज कर पाएंगे और बैंकिंग स्टॉक्स का फंडामेंटल एनालिसिस करना सीख जाएंगे। तो इस प्रकार दोस्तों आपको अगले वीडियो को भी जरूर देखना है। उसमें हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट पर बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट बातें सीखेंगे जो आपको बैंकिंग स्टॉक को पिक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और बैंकिंग स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करने में भी हेल्प करेगी। तो उस वीडियो को भी आपको जरूर देखना है। अब दोस्तों हम जो आज हमने रेशियो डिस्कस किए हैं उनको एक बार प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि ये रेशियो आपको किस प्रकार देखने हैं। तो उसके लिए आपको अपने ब्राउजर में आना है और उसमें आपको ticker.finology वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। इसमें आपको कोई भी बैंकिंग स्टॉक सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करके उसको ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर HDFC बैंक को सिलेक्ट कर लेता हूँ और हमारे सामने HDFC बैंक का स्टॉक ओपन हो जाएगा। इसमें हमें नीचे की तरफ स्लाइड करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी एसेंशियल में आपको बैंकिंग स्टॉक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट रेशियो दिख जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि HDFC बैंक का कासा रेशियो यहाँ पर दे रखा है और वो है 46.12%। इसके नीचे यहाँ पर आपको कॉस्ट ऑफ इनकम यहाँ पर दिख जाएगा। कॉस्ट ऑफ इनकम है 36.88%। इसके बाद नीचे यहाँ पर आपको CAR यानी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो दिख जाएगा। वो यहाँ पर 18.79% है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों हमने बात की थी कि 9% का बेंचमार्क होता है और जो अच्छे बैंकिंग स्टॉक होते हैं उनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 12 या 13% से ज़्यादा होता है। यहाँ पर तो ये करीबन 19% यानी 18.79% है। तो ये बहुत ही अच्छा है। HDFC बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बहुत ही शानदार है। इसके बाद यहाँ पर नीचे आपको प्रॉफिट ग्रोथ भी दिख जाएगी जो यहाँ पर है 18.51%। उसके बाद यहाँ पर आपको ROCE भी दिख जाएगा। इसकी हम आगे आने वाले वीडियोज में बात करेंगे। ROE भी यहाँ पर दिख जाएगा जो हमने पहले वीडियो में बात कर चुके हैं। जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेशियो होते हैं उनकी हमने पिछले वीडियोज में बात कर ली है। लेकिन आज हम यहाँ पर सिर्फ बैंकिंग स्टॉक में जो इम्पोर्टेंट रेशियो होते हैं उनको आपको देखना ही देखना है, उन पर बात कर रहे हैं। इसलिए हमने यहाँ पर ROE की बात नहीं की है, क्योंकि दोस्तों पिछले जो वीडियो हमने बनाए हैं उनमें जो रेशियो है उनको तो आपको देखना ही देखना है। साथ ही बैंकिंग स्टॉक कुछ अलग टाइप के स्टॉक होते हैं या बैंकिंग बिजनेस कुछ अलग टाइप का होता है, तो उसमें आपको अलग रेशियोज को देखना होता है। इसलिए हम यहाँ पर बैंकिंग स्टॉक के लिए अलग से रेशियोज पर बात कर रहे हैं। उसके नीचे यहाँ पर आपको स्लाइड करोगे तो कुछ और इम्पोर्टेंट रेशियोज भी दिख जाएंगे। जैसे यहाँ पर है ROA यानी रिटर्न ऑन एसेट्स। यहाँ पर HDFC बैंक का ROA है 1.94%। दोस्तों ROA 1% से ज़्यादा होता है तो वो बैंकिंग स्टॉक बहुत ही अच्छा माना जाता है और इसका तो यहाँ पर 2% के करीबन है। तो HDFC बैंक ROA के बेस पर हम देखें तो बहुत ही अच्छा स्टॉक है। इसीलिए दोस्तों हम बैंकिंग स्टॉक में HDFC बैंक को बहुत ही अच्छा स्टॉक मानते हैं क्योंकि इसके फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद यहाँ पर आपको नेट NPA भी देखने को मिल जाएगा। नेट NPA यहाँ पर है 0.37%। यानी दोस्तों 100 रुपये अगर HDFC बैंक लोन के रूप में देती है तो उसका 40 पैसे के करीबन बेड डेट है या बेड लोन है जो HDFC बैंक को वापस नहीं मिलता। नेट NPA भी HDFC बैंक का बहुत ही अच्छा है। 100 रुपये में से आप 40 पैसे मान सकते हैं, 1 रुपया भी नहीं है। HDFC बैंक के NPA बहुत ही कम है क्योंकि ये बैंक उन कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करने में सक्षम है जिनको उसे लोन देना है, जिनको नहीं देना। और बैंकिंग का बिजनेस तो ऐसा ही होता है जिसमें आप ये आइडेंटिफाई करने में सक्षम होते हैं कि कौन से हमारे लिए अच्छे कस्टमर है, कौन से हमारे लिए अच्छे कस्टमर नहीं है। अगर आप एक बैंक के रूप में अच्छे कस्टमर्स को लोन देंगे तो आपका NPA हमेशा कम रहेगा और अगर आप अच्छे कस्टमर्स को लोन नहीं देंगे तो आपका बैंक के रूप में NPA लगातार बढ़ता जाएगा। और यहाँ पर हम देखें तो HDFC बैंक का NPA बहुत ही शानदार है। इसके बाद यहाँ पर आपको NIM यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी देखने को मिल जाएगा। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है 3.64 और 3.64 का नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी कहीं ना कहीं अच्छा माना जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपको कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटीज़ भी देखने को मिल जाएगा और HDFC बैंक के केस में कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी है 3.81%। कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी भी दोस्तों HDFC बैंक की काफ़ी अच्छी है। इसके बाद यहाँ पर आपको एडवांसेज ग्रोथ भी देखने को मिल जाएगा और एडवांसेज ग्रोथ है 20.83%।
यानी दोस्तों HDFC बैंक प्रतिवर्षीय 20.83% का ग्रोथ दिखा रही है अपने लोन में। तो यहाँ पर एडवांस ग्रोथ भी अच्छी है। HDFC बैंक लगातार लोन में ग्रोथ भी दिखा रही है और इसका NPA भी बहुत ही कम है। इसीलिए दोस्तों इंडिया के प्राइवेट बैंक के सेक्टर में बहुत ही अच्छा बैंक HDFC बैंक को माना जाता है। इसीलिए इसको वेल मैनेज्ड बैंक माना जा रहा है क्योंकि इसके फंडामेंटल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस प्रकार दोस्तों आपको इस वेबसाइट पर आना है और आपको इन रेशियोज को देखना है और इसके साथ आपको एक काम और करना है। आपको 10 या 15 स्टॉक जो भी आपके पसंदीदा बैंकिंग स्टॉक है उनकी आपको लिस्ट बनानी है। उनमें आपको सारे रेशियोज को लिखना है और सारे बैंकिंग स्टॉक के रेशियो आपको कंपेयर करके देखना है और उनमें से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा बैंक सबसे बेहतर है। इस प्रकार दोस्तों हमने जो भी रेशियो डिस्कस किए हैं, आप अगर अपनी नोटबुक में उन रेशियोज को लिखेंगे और कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा स्टॉक अच्छा है और कौन सा स्टॉक अच्छा नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों किया जाता है फंडामेंटल एनालिसिस। तो इन इंपॉर्टेंट रेशियोज को आपको जरूर ध्यान में रखना है। अगर आप बैंकिंग स्टॉक पिक करना चाहते हैं, अच्छे बैंकिंग स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इन रेशियोज को आपको समझना पड़ेगा, इन रेशियोज को आपको कंपेयर करना सीखना पड़ेगा, तभी आप अच्छे बैंकिंग स्टॉक को पिक कर पाएंगे। इस प्रकार दोस्तों आज की वीडियो में हमने सीखा कि बैंकिंग स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस किस प्रकार किया जाता है। बैंकिंग स्टॉक्स का फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए हमें कौन कौन से रेशियो को देखना होता है, उन सारे रेशियोज को हमने यहाँ पर डिटेल में समझा है और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। तो इस प्रकार दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।